मेरा नाम जीत है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारा गांव बाहर से देखने में बहुत शांत लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बोझ के नीचे दबा हुआ था। उस बोझ का नाम था कर्ज। हमारे गांव पर एक ही आदमी का राज चलता था, जमींदार रघुवीर सिंह। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर था जिस पर उसका कर्ज ना हो। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे लिए थे, किसी ने इलाज के लिए, तो किसी ने सूखे के दिनों में परिवार को भूख से बचाने के लिए। धीरे धीरे पूरा गांव उसके कर्ज में ऐसा डूब गया कि लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसका पैसा नहीं चुका पा रहे थे। मेरे पति मोहन भी उन्हीं लोगों में एक थे। हर महीने हम उम्मीद करते थे कि इस बार कर्ज उतर जाएगा, लेकिन ब्याज इतना बढ़ जाता कि कर्ज पहले से भी ज्यादा लगने लगता था। गांव के लोग जमींदार को सामने से मालिक कहते थे, लेकिन पीठ पीछे उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। रघुवीर सिंह की हवेली गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर बनी थी। उस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि हवेली के अंदर कई ऐसे कमरे हैं जिनमें किसी बाहरी आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। कुछ कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार गांव के लड़कों ने हवेली की दीवार फांदकर अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वे कभी ज्यादा देर वहां नहीं टिक पाए। कोई डरकर भाग जाता तो कोई कहता कि चौकीदारों ने पकड़ लिया था। सच क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन हवेली को लेकर रहस्य हमेशा बना रहता था। एक दिन सुबह सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि जमींदार ने सभी कर्जदार परिवारों को दोपहर तक हवेली के सामने बुलाया है। यह सुनते ही लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा। सभी लोग सोच रहे थे कि शायद अब वह कर्ज वसूलने के लिए खेत या मकान छीनने वाला है। दोपहर होते होते पूरा गांव हवेली के बाहर जमा हो गया। मैं भी अपने पति के साथ वहां पहुंची। कुछ देर बाद जमींदार बाहर आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम में से ज्यादातर लोग मेरा कर्ज नहीं चुका सकते, इसलिए मैंने एक नया रास्ता निकाला है। उसकी यह बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर पूरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसने कहा, अब से हर कर्जदार परिवार की एक महिला रोज मेरी हवेली आएगी। जो परिवार इस नियम का पालन करेगा उसका कर्ज धीरे धीरे माफ कर दिया जाएगा। बस इतना कहकर वह चुप हो गया। किसी ने यह नहीं बताया कि महिलाओं को वहां जाकर करना क्या होगा। किसी ने हिम्मत करके पूछा भी तो जमींदार मुस्कुराया और बोला, जब समय आएगा सब पता चल जाएगा। उसकी वह मुस्कान मेरे दिल में अजीब सा डर छोड़ गई। मैंने अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे देखे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, आखिर औरतों को हवेली क्यों बुलाया जा रहा था? अगर कोई काम करवाना था तो पुरुषों को भी बुलाया जा सकता था, सिर्फ महिलाओं को ही क्यों? लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि जमींदार से बहस कर सके। अगले ही दिन कुछ महिलाओं को हवेली बुलाया गया। वह सुबह गईं और शाम को वापस लौटीं। गांव के लोग उनके घरों के बाहर जमा हो गए। सब जानना चाहते थे कि हवेली के अंदर क्या हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी महिला ने कुछ नहीं बताया। वे बस यही कहती कि हमें मना किया गया है। जब लोगों ने पूछा कि किस बात के लिए मना किया गया है तो वे चुप हो जाती। उनकी यह चुप्पी गांव वालों के डर को और बढ़ा रही थी। दिन बीतने लगे। हर रोज नई महिलाएं हवेली जाने लगी और शाम को लौट आती। कुछ के चेहरे पर थकान होती, कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देती, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता था। अब गांव में तरह तरह की कहानियां फैलने लगी थीं। कोई कहता कि हवेली के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। कोई कहता कि जमींदार सालों से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। कई पुरुषों को अपनी पत्नियों को भेजते समय बेचैनी होने लगी थी, लेकिन कर्ज के डर से वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक शाम में अपनी पड़ोसन कमला के घर गई। वह उसी दिन हवेली से लौटकर आई थी। मैंने उससे अकेले में पूछा, सच सच बता, वहाँ क्या होता है? कमला ने कुछ पल मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था या कोई और बात, मैं समझ नहीं पाई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जीत, कुछ बातें जितनी कम पता हो उतना अच्छा होता है। यह कहकर वह अंदर चली गई। उसके शब्द सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात में देर तक सो नहीं पाई। बार बार मेरे मन में वही सवाल घूम रहा था, आखिर हवेली के अंदर ऐसा क्या हो रहा था जिसे बताने में सब डर रहे थे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में मेरी अपनी बारी भी आने वाली थी, और जब वह दिन आएगा तो मेरे सामने ऐसे रहस्य खुलने शुरू होंगे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
कुछ दिनों बाद वह दिन आ ही गया जब मेरी बारी हवेली जाने की थी। सुबह से ही मेरा मन घबराया हुआ था। मेरे पति मोहन बार बार मुझे देख रहे थे, जैसे उनके मन में भी हजारों सवाल चल रहे हों। जब मैं हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे के सामने पहुंची तो देखा कि मेरे अलावा 4 और महिलाएं भी वहां खड़ी थीं। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी के चेहरे पर बेचैनी। तभी एक नौकर आया और हमें अंदर ले गया। हवेली बाहर से जितनी डरावनी लगती थी, अंदर से उससे भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। हमें एक बड़े कमरे में बैठाया गया। कमरे की खिड़कियां बंद थीं और दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। कुछ देर बाद जमींदार खुद कमरे में आया। उसने हम सबकी तरफ देखा लेकिन कुछ खास नहीं कहा। फिर उसने अपने नौकर को इशारा किया और हमें हवेली के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि किसी भी महिला को दूसरी महिला के साथ नहीं रहने दिया गया। सबको अलग अलग जगह भेजा जा रहा था। मेरे मन में डर और बढ़ गया। मुझे एक लंबे गलियारे में ले जाया गया। चलते चलते मैंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और उसके बाहर 2 चौकीदार खड़े थे। जैसे ही मैं वहां से गुजरी, मुझे लगा कि अंदर किसी महिला की आवाज सुनाई दी है। मैं रुककर सुनना चाहती थी, लेकिन नौकर ने तुरंत मुझे आगे बढ़ा दिया। उस पल मेरे मन में पहली बार यह ख्याल आया कि शायद गांव वालों का शक गलत नहीं है। कुछ देर बाद मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। वहाँ कुछ कागज रखे हुए थे और एक बूढ़ी महिला मुझसे तरह तरह के सवाल पूछने लगी। उसने मेरे परिवार, कर्ज और घर की हालत के बारे में जानकारी ली। मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्यों किया जा रहा है। शाम होने तक मैं हवेली में रही, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दी जिससे रहस्य पूरी तरह साफ हो सके। उल्टा जितना मैंने देखा उससे मेरे मन में और सवाल पैदा हो गए। जब मैं घर लौटी तो मोहन ने मुझसे दर्जनों सवाल पूछे, लेकिन मैं कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाई। सच तो यह था कि मुझे खुद भी समझ नहीं आया था कि हवेली में क्या चल रहा है। वहाँ जो कुछ हो रहा था वे जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि जाते समय हम सभी महिलाओं से एक कागज पर अंगूठा लगवाया गया था, जिसमें लिखा था कि हवेली की कोई बात बाहर नहीं बताई जाएगी। अगले कुछ हफ्तों में गांव का माहौल और खराब होने लगा। लोग अब खुलकर जमींदार के बारे में बातें करने लगे थे। कई पुरुषों को लगता था कि उनकी पत्नियां उनसे कुछ छिपा रही हैं। कई घरों में झगड़े होने लगे। कुछ औरतें रोती हुई भी देखी गईं, लेकिन उन्होंने कभी कारण नहीं बताया। इससे लोगों का शक और बढ़ता गया। फिर एक दिन गांव में ऐसी खबर फैली जिसने सबको हिला दिया। गांव की एक शादीशुदा महिला, जिसका पति कई महीनों से शहर में काम कर रहा था, अचानक गर्भवती निकली। यह खबर आग की तरह फैल गई। अब लोगों को लगने लगा कि हवेली का रहस्य समझ में आ गया है। चौपाल पर बैठने वाले बूढ़ों से लेकर खेतों में काम करने वाले मजदूरों तक हर कोई एक ही बात कह रहा था। किसी के पास सबूत नहीं था, लेकिन लगभग सभी ने मन ही मन जमींदार को दोषी मान लिया था। उसी रात मैंने देखा कि गांव के कुछ आदमी आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर जल्द ही सच्चाई सामने नहीं आई तो गांव में कोई बहुत बड़ा बवाल होने वाला था। और मुझे यह एहसास होने लगा था कि यह तो बस शुरुआत है, असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। गर्भवती महिला की खबर फैलने के बाद पूरा गांव जैसे उबलने लगा था। चौपाल पर बैठे बूढ़े हों या खेतों में काम करने वाले मजदूर, हर किसी की जुबान पर बस एक ही चर्चा थी। लोग खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इशारों में सबका शक एक ही आदमी पर जाकर रुकता था, जमींदार रघुवीर सिंह। किसी के पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी लोगों को लगने लगा था कि हवेली के अंदर जो रहस्य छिपा है उसका संबंध इसी घटना से है। गांव की औरतें पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी थीं। अब तो हवेली से लौटने के बाद वे पड़ोसियों से भी कम बात करती थीं। उनकी यह खामोशी लोगों के मन में और भी डर पैदा कर रही थी। जिस महिला के गर्भवती होने की खबर फैली थी उसका नाम शांति था। पहले वे हंसती बोलती रहती थी, लेकिन अब वे घर से बाहर निकलने से भी बचने लगी थी। कई औरतों ने उससे सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह रो पड़ती और कोई जवाब नहीं देती। उसकी यह चुप्पी पूरे गाँव को शक और मजबूत कर रही थी। एक शाम मेरे पति मोहन घर लौटे तो उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मिलकर जमींदार से जवाब मांगने की योजना बना रहे हैं। कई पुरुषों का कहना था कि अगर हवेली में सब कुछ ठीक है तो वहाँ होने वाली बातों को छिपाने की जरूरत ही क्या है।
मैं उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में भी सवाल बढ़ते जा रहे थे। मुझे याद था कि हवेली में मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी जिससे साफ साफ कुछ साबित हो सके, लेकिन वहाँ का माहौल इतना रहस्यमय जरूर था कि किसी का भी मन शंका से भर जाए। उसी रात गांव में एक नई अफवाह फैल गई। किसी ने दावा किया कि उसने देर रात तक हवेली की पिछली दीवार के पास एक अजनबी आदमी को देखा था। वह आदमी चुपके से अंदर गया और कुछ देर बाद वापस निकल गया। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन अगले ही दिन यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। अब लोग कहने लगे कि हवेली में सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, कुछ और भी खेल चल रहा है। दिन बीतते गए और लोगों का धैर्य टूटने लगा। तभी एक और घटना ने आग में घी डाल दिया। एक बूढ़ी महिला ने दावा किया कि उसने हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की से किसी महिला को रोते हुए देखा है। उसने कहा कि वह महिला मदद मांग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह किसी और को बुला पाती, खिड़की बंद कर दी गई। किसी ने उसकी बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन गांव वालों को अब हर अफवाह सच लगने लगी थी। लोग एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाने लगे। कुछ कहते कि हवेली के अंदर कोई गुप्त कमरा है, कुछ कहते कि वहाँ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें कोई महिला अपने पति को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। सच और झूठ अब इतनी बुरी तरह मिल चुके थे कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। शांति का पति अचानक शहर से वापस लौट आया। जैसे ही उसे अपनी पत्नी की गर्भावस्था के बारे में पता चला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगले ही दिन वह चौपाल में खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि अब बहुत हो चुका। उसने सबके सामने कहा कि अगर कुछ ही दिनों में हवेली का सच सामने नहीं आया तो वह खुद अपने साथ लोगों को लेकर वहां जाएगा और हर कमरे की तलाशी लेगा। उसकी बात सुनकर कई लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। पहली बार मुझे लगा कि मामला अब सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं रहेगा। गांव में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में जो घटनाएं होंगी वह इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी उलझा देंगी। उस समय तक हम सब यही मान चुके थे कि हवेली में कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है, लेकिन असली सच हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग था। शांति की पति की धमकी के बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया था। अब लोग सिर्फ आपस में बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि सच जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हर दिन चौपाल पर भीड़ जमा होने लगी और हवेली की चर्चा पहले से भी ज्यादा होने लगी। कई लोगों का कहना था कि अगर जमींदार सचमुच निर्दोष है तो वह खुलकर सब कुछ क्यों नहीं बताता। दूसरी तरफ हवेली जाने वाली महिलाएं अब भी चुप थीं। उनकी यह चुप्पी लोगों के शक को और गहरा कर रही थी। आखिर एक रात गांव के 4 युवकों ने फैसला किया कि वे हवेली की जासूसी करेंगे। आधी रात के समय वे चुपके से हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे और झाड़ियों में छिपकर निगरानी करने लगे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर हवेली के एक पुराने हिस्से का दरवाजा खुला। 2 नौकर एक घूंघट ओढ़े महिला को अंदर ले जाते दिखाई दिए। अंधेरा होने की वजह से कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। यह देखकर युवकों का शक और बढ़ गया। वे चुपचाप वहीं छिपे रहे। कुछ देर बाद हवेली के ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की रोशनी जली। युवकों में से एक किसी तरह दीवार पर चढ़ गया और खिड़की की तरफ झांकने लगा। अगले ही पल वह घबराकर नीचे कूद आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बाकी लोगों ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मामला बहुत गड़बड़ है। उसने और कुछ नहीं बताया। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों को लगने लगा कि हवेली के अंदर जरूर कोई ऐसा राज छिपा है जिसे जमींदार हर कीमत पर छिपाना चाहता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह युवक बाद में भी कभी साफ साफ नहीं बता पाया कि उसने आखिर देखा क्या था। कुछ लोग कहते थे कि वे डर गया था, कुछ लोग कहते कि उसे किसी ने धमकाया है। इसी बीच मैंने एक और अजीब बात पर ध्यान दिया। हवेली से लौटने वाली कई महिलाओं के हाथों पर कभी कभी स्याही के निशान दिखाई देते थे। कुछ महिलाओं के पास कागज भी होते थे जिन्हें वे तुरंत छुपा लेती थीं। जब कोई उनसे पूछता तो वे बात बदल देती थीं। यह सब देखकर मेरे मन में भी सवाल बढ़ते जा रहे थे। अगर वहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा था तो इतनी गोपनीयता क्यों रखी जा रही थी? एक दिन मैंने फिर से कमला से पूछने की कोशिश की। इस बार वह पहले से ज्यादा घबराई हुई लगी। मैंने उससे कहा, अगर हवेली में कुछ गलत हो रहा है तो हमें बाकी लोगों को बताना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने चारों तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, जीत, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखाई देती है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर मेरे मन की उलझन और बढ़ गई। उधर शांति के पति का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने गांव के कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था।
अब वे लोग खुलकर हवेली के खिलाफ बोलने लगे थे। कई पुरुषों ने तो अपनी पत्नियों को हवेली भेजने से भी मना कर दिया, लेकिन कर्ज का डर अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। फिर एक शाम गांव में ऐसी खबर फैली जिसने सबको हिला दिया। हवेली जाने वाली महिलाओं में से एक सरोज अचानक लापता हो गई। सुबह वह हवेली गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी। उसके परिवार ने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन जब उसके पति हवेली पहुंचे और पूछताछ की, तो नौकरों ने कहा कि सरोज तो शाम होने से पहले ही वहां से निकल गई थी। लेकिन अगर वह निकल गई थी तो फिर घर क्यों नहीं पहुंची? ये सवाल पूरे गांव को बेचैन करने लगा। अब लोगों को लगने लगा कि हवेली का रहस्य पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, और शायद सरोज उसके बारे में कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। अब पहली बार मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं सचमुच हवेली के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा जिसे पूरा गांव समझने की कोशिश कर रहा है। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सरोज के गायब होने के बाद जो होने वाला था उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। सरोज के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सुबह तक हर घर में बस उसी की चर्चा हो रही थी। उसके पति की हालत खराब थी। वह बार बार यही कह रहा था कि सरोज कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती। अगर हवेली से निकलने के बाद वह घर नहीं पहुंची तो जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। गांव के लोग भी अब यही मानने लगे थे। कई लोगों ने सीधे सीधे जमींदार पर शक करना शुरू कर दिया। हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन पिछले कई महीनों से जमा हुए शक अब लोगों के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। उसी दिन गांव के दर्जनों लोग सरोज की तलाश में निकल पड़े। खेतों, बागों, जंगलों और नदी किनारे तक खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चौपाल पर बैठे लोग कह रहे थे कि सरोज ने जरूर हवेली का कोई बड़ा राज देख लिया होगा और इसी वजह से वह गायब हुई है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि शायद वह अब भी वापस न आए। इन बातों ने पूरे गांव का माहौल और डरावना बना दिया। उधर जमींदार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। वह हमेशा की तरह शांत था। उसकी यही शांति लोगों को और ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अगर उस पर इतने बड़े आरोप लग रहे थे तो वह जवाब क्यों नहीं दे रहा था? तीसरे दिन एक नई बात सामने आई। गांव के एक लड़के ने दावा किया कि उसने रात के समय सरोज जैसी दिखने वाली एक महिला को हवेली के पीछे वाली सड़क पर देखा था। उसके साथ एक आदमी भी था, लेकिन अंधेरे में वह उसका चेहरा नहीं पहचान पाया। यह बात सुनते ही लोगों का शक और गहरा हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि सरोज कहीं न कहीं जमींदार के लोगों के साथ है। लेकिन फिर उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सरोज अचानक गांव वापस लौट आई। उसे अपने घर के सामने खड़ा देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ ही मिनटों में उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। हर कोई उससे एक ही सवाल पूछ रहा था, वह 3 दिन कहाँ थी? लेकिन सरोज ने किसी को कोई साफ जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं सुरक्षित हूँ और मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर लोग और उलझ गए। अगर उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था तो वह 3 दिन तक गायब क्यों रही और वह सच्चाई बताने से क्यों बच रही है? मैंने भी उससे अकेले में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, अभी समय नहीं आया है। उसके चेहरे पर डर तो नहीं था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी जरूर थी। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने हवेली की तरफ निगरानी रखने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि अगर सरोज सच नहीं बता रही तो हवेली ही उन्हें जवाब देगी। देर रात तक वे लोग हवेली पर नजर रख रहे थे। तब उन्होंने ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में किसी की परछाई देखी। वह परछाई कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ी रही और फिर अचानक गायब हो गई। देखने वालों का दावा था कि वह किसी महिला की परछाई थी। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों को लगने लगा कि हवेली में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे किसी भी कीमत पर छिपाया जा रहा है। सरोज की वापसी ने रहस्य खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे और भी गहरा बना दिया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब गांव वालों का धैर्य जवाब देने लगा था। कई लोग खुलकर कहने लगे थे कि अगर जल्द ही सच्चाई सामने नहीं आई तो वे खुद हवेली में घुसकर हर कमरे की तलाशी लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वे सच के और करीब पहुंचेंगे, लेकिन जो दिखाई देगा वे उनके शक को खत्म करने के बजाय और भी मजबूत कर देगा। सरोज के वापस लौट आने के बाद भी गांव में किसी को चैन नहीं मिला। उल्टा लोगों का शक पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। अगर उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था तो वह 3 दिन तक कहाँ थी और वह सच बताने में क्यों बच रही थी? चौपाल पर बैठे लोग अब खुलकर जमींदार के खिलाफ बातें करने लगे थे।
कई पुरुषों का कहना था कि उनकी पत्नियां भी हवेली की बातों को छिपा रही हैं और जरूर कोई ऐसा राज है जिसे वह सब मिलकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर शांति की गर्भावस्था की चर्चा भी अभी खत्म नहीं हुई थी। लोग बार बार उसी घटना को हवेली से जोड़ रहे थे। हर नई अफवाह पुराने शक को और मजबूत कर देती थी। आखिरकार कुछ युवकों ने फैसला किया कि अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें हवेली के अंदर घुसकर सच्चाई पता करनी होगी। एक रात 5 युवक चुपके से हवेली की पिछली दीवार पार कर गए। अंधेरे में वे धीरे धीरे पुराने हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उन्हें एक कमरे के अंदर से धीमी आवाज सुनाई दी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। उनमें से एक युवक धीरे से आगे बढ़ा और दरार से अंदर झांकने लगा। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहाँ कई महिलाएं बैठी हुई थी और उनके सामने कागजों के ढेर रखे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे के कोने में खुद जमींदार भी मौजूद था। वह एक महिला से अलग खड़े होकर धीमी आवाज में बात कर रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुप्त चर्चा चल रही हो। युवक पूरी बात सुनने बिना ही पीछे हट गया। उसे यकीन हो गया कि हवेली में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे जानबूझकर गांव वालों से छिपाया जा रहा है। अगले ही दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों को लगने लगा कि हवेली के अंदर गुप्त बैठकों का सिलसिला चलता है। कई लोग कहने लगे कि महिलाओं को इसलिए चुप रखा जाता है ताकि कोई सच बाहर न आ सके। उसी दिन एक और घटना हुई जिसने लोगों का शक और बढ़ा दिया। शांति अचानक बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह रोने लगी। ये खबर सुनते ही कई लोग उनके घर पहुंच गए। सबको उम्मीद थी कि शायद अब वह सच्चाई बता देगी, लेकिन उसने फिर भी जमींदार का नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जिसे तुम लोग दोषी समझ रहे हो बात उतनी आसान नहीं है। उसकी यह बात सुनकर लोग और भड़क गए। उन्हें लगा कि वह डर के कारण सच नहीं बोल पा रही। अब गांव वालों का धैर्य लगभग खत्म हो चुका था। कई लोग खुलकर कहने लगे कि अगर कुछ दिनों में जवाब नहीं मिला तो वे हवेली का घेराव कर देंगे। उधर मेरे मन में भी अजीब बेचैनी बढ़ती रही। जितना मैं सच के करीब पहुंचने की कोशिश करती उतने ही नए सवाल सामने आ जाते। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हवेली जाने वाली कोई भी महिला कभी जमींदार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती थी। अगर वह इतना बुरा आदमी था तो कोई उसके खिलाफ खुलकर सामने क्यों नहीं आता। लेकिन उस समय किसी ने इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया। पूरा गाँव सिर्फ अपने शक पर यकीन कर रहा था। मुझे तब नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो पूरे गांव को जमींदार के खिलाफ खड़ा कर देगी। और पहली बार मुझे भी लगेगा कि शायद लोगों का शक सच हो सकता है। गांव में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर गुजरते दिन के साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चौपाल पर बैठने वाले बुजुर्गों से लेकर खेतों में काम करने वाले जवानों तक हर कोई हवेली के रहस्य के बारे में बात कर रहा था। तभी एक सुबह ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव में तहलका मचा दिया। मंदिर के पीछे सफाई करते समय एक लड़के को पुराने कागजों की एक गठरी मिली। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसमें से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकली और उसे पढ़ा गया तो लोगों के होश उड़ गए। चिट्ठी में लिखा था, अगर ये बात गांव वालों को अभी पता चल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। महिलाओं को कुछ समय तक चुप रखना जरूरी है। बस इतना पढ़ना था कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि चिट्ठी किसने लिखी थी, कब लिखी थी और किसके बारे में लिखी गई थी। लोगों ने तुरंत फैसला कर लिया कि ये हवेली के रहस्य से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि लिखावट जमींदार की है, जबकि किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब किसी को सबूत की जरूरत भी नहीं लग रही थी। यह चिट्ठी लोगों के शक को और मजबूत करने के लिए काफी थी। शाम होते होते चौपाल में बड़ी बैठक बुलाई गई। वहां शांति का पति, सरोज का पति और गांव के कई प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे। सबके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि जमींदार गांव की महिलाओं को फायदा उठा रहा है और उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं भी वहां बैठी थी। सच कहूं तो उस समय मेरे मन में भी डर और शक दोनों थे। पिछले कई महीनों की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। महिलाओं की चुप्पी, शांति की गर्भावस्था, सरोज का गायब होना और अब यह चिट्ठी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। उसी रात एक और घटना हुई। हवेली में वर्षों से काम करने वाला एक बूढ़ा नौकर अचानक गांव छोड़कर चला गया। जब लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे भी उस रहस्य से जोड़ दिया। अफवाह फैल गई कि यह नौकर सच्चाई जानता था और इसलिए उसे कहीं दूर भेज दिया गया।
कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने उसे बस अड्डे पर रोते हुए देखा था, हालांकि किसी ने उससे बात नहीं की थी। लेकिन अगले ही दिन यह कहानी पूरे गांव में ऐसे फैल गई जैसे वह पूरी तरह सच हो। अब स्थिति यह थी कि लोग जमींदार को देखते ही आपस में फुसफुसाने लगते थे। पहले जो आदमी पूरे गांव पर राज करता था, अब वही आदमी लोगों की नजरों में सबसे बड़ा अपराधी बन चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रघुवीर सिंह अब भी बिल्कुल शांत था। उसने ना किसी को धमकाया और ना कोई सफाई दी और ना ही अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। उसकी यह खामोशी लोगों को और ज्यादा खतरनाक लग रही थी। फिर एक रात ऐसी घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। आधी रात के समय मेरे दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सरोज खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वह मेरे करीब आई और बहुत धीमी आवाज में बोली, जीत, अगर मैं कल तक तुम्हें ना मिलूं तो हवेली के पुराने हिस्से में जाना। वहाँ एक कमरा है जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। शायद वहीं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। इतना कहकर वह तुरंत अंधेरे में गायब हो गई। मैं उसे रोक भी नहीं पाई। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार मेरे मन में वही बात घूम रही थी। आखिर हवेली के उस पुराने कमरे में ऐसा क्या था जिसे देखकर सरोज इतनी डरी हुई थी, और उसने यह क्यों कहा कि शायद कल तक वह मुझे ना मिले। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन से रहस्य का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था, और जो कुछ हम देखने वाले थे वे पूरे गांव के शक को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर देगा। सरोज की बात सुनने के बाद पूरी रात में सो नहीं पाई। उसके चेहरे की घबराहट बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। सुबह होते ही मैं उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सरोज घर पर नहीं थी। उसके पति ने बताया कि वह रात में घर लौटी ही नहीं। यह सुनते ही मेरे मन में डर बैठ गया। मुझे उसकी कही हुई बात याद आई, अगर मैं कल तक तुम्हें ना मिलूं। अब मुझे लगने लगा था कि सरोज सचमुच किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। दोपहर तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि सरोज फिर से गायब हो गई है। अब लोगों का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। कई लोग खुलेआम कहने लगे कि हवेली के अंदर कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है और सरोज उसी की वजह से गायब हुई है। शाम होते होते कुछ लोगों ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। रात में हवेली के पुराने हिस्से में जाकर उस रहस्यमय कमरे का सच पता किया जाएगा। आधी रात को मैं, मेरे पति, मोहन और 3 अन्य लोग चुपके से हवेली के पीछे पहुँचे। हम दीवार पार करके अंदर घुसे और धीरे धीरे पुराने हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ अंधेरा और सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद हमें वह बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया जिसके बारे में सरोज ने बताया था। दरवाजा बंद नहीं था। हमने धीरे से उसे खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर हम कुछ पल के लिए हैरान रह गए। वहाँ कई बड़ी मेजें रखी थीं, जिन पर ढेर सारे कागज, रजिस्टर और फाइलें पड़ी थी। दीवारों पर कुछ चार्ट लगे हुए थे और कमरे के एक कोने में गांव की कई महिलाएं बैठी थीं। उनमें कमला भी थी। हमें देखते ही सभी महिलाएं घबरा गईं। कमला तुरंत हमारी तरफ आई और फुसफुसाकर बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमने उससे पूछा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, अभी तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से हमें एक बड़े पर्दे के पीछे छिपा दिया। कुछ ही सेकंड बाद कमरे का दरवाजा खुला और अंदर खुद जमींदार रघुवीर सिंह आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। वह सीधे महिलाओं के पास गया और उसने धीमी आवाज में बात करने लगा। हम पर्दे के पीछे से सब कुछ साफ नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन कुछ शब्द हमारे कानों तक पहुँचे। उसने कहा, अभी समय नहीं आया है। अगर बात बाहर निकल गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बस थोड़ा और इंतजार। यह सुनकर हमारे मन का शक और गहरा हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे बाहर आने से रोका जा रहा था? तभी जमींदार ने एक और बात कही जिससे मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, सरोज का ध्यान रखना, जब तक पंचायत नहीं होती उसका बाहर दिखाई देना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सरोज फिर से गायब थी और जमींदार उसके बारे में बात कर रहा था। ऊपर से वह ये कह रहा था उसका बाहर दिखाई देना ठीक नहीं होगा। अब हमें लगने लगा कि मामला हमारी सोच से भी ज्यादा गंभीर है। कुछ देर बाद हम चुपचाप वहाँ से निकल आए। रास्ते भर मेरे दिमाग में वही शब्द घूमते रहे, आखिर सरोज कहाँ थी? पंचायत तक उसे छिपाकर रखने की जरूरत क्यों थी?
और वह कौन सी सच्चाई थी जिसके सामने आने से सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अगले दिन सुबह होते होते पूरे गांव में एक नई खबर फैलने वाली थी और वह खबर सीधे जमींदार को कटघरे में खड़ा कर देने वाली थी। अब ऐसा लग रहा था कि रहस्य खुलने में बस थोड़ा समय बाकी है। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। रात में हवेली के पुराने हिस्से में जो कुछ हमने देखा था उसकी खबर धीरे धीरे लोगों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि हमने किसी को पूरी बात नहीं बताई थी, लेकिन अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही थी कि अब हर आदमी को यकीन हो चुका था कि हवेली के अंदर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। शांति का पति सबसे आगे खड़ा था। उसका गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि आज फैसला होकर रहेगा, या तो जमींदार पूरे गांव को सच बताएगा या फिर लोग खुद हवेली में घुसकर हर कमरे की तलाशी लेंगे। उसकी बात सुनकर भीड़ ने जोर जोर से उसका समर्थन किया। पहली बार मुझे लगा कि हालात किसी भी समय बिगड़ सकते हैं। दोपहर तक पंचायत बुला ली गई। पूरे गांव के लोग वहां जमा थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई भी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी जमींदार रघुवीर सिंह भी वहां पहुंचा। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। यही बात लोगों को और ज्यादा चुभ रही थी। पंचायत शुरू होते ही आरोपों की बौछार होने लगी। किसी ने महिलाओं की चुप्पी का सवाल उठाया, किसी ने शांति की गर्भावस्था का, किसी ने पुरानी चिट्ठी का और किसी ने सरोज के बार बार गायब होने का। हर सवाल सीधे जमींदार की तरफ जा रहा था, लेकिन वह अब भी शांत खड़ा सब सुनता रहा। फिर अचानक भीड़ में हलचल हुई। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो सबकी आंखें फैल गईं। वहां सरोज खड़ी थी, वही सरोज जो दोबारा गायब हो गई थी और जिसके बारे में पूरा गांव तरह तरह की बातें कर रहा था। उसे देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोग तो अपनी जगह से खड़े हो गए। सरोज धीरे धीरे आगे आई और पंचायत के बीच में जाकर खड़ी हो गई। अब सबकी नजरें उसी पर थीं। लोगों को उम्मीद थी कि आज वह हवेली का पूरा सच बता देगी। कुछ पल तक वहां सन्नाटा रहा। फिर सरोज ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो सच आप समझ रहे हैं वे पूरा सच नहीं है। ये सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई लोग चिल्लाकर बोले, तो फिर सच क्या है? लेकिन सरोज ने सिर झुका लिया और बोली, मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकती। उसकी यह बात सुनकर लोग और भड़क गए। कुछ लोगों ने तो उसे भी जमींदार का साथी कहना शुरू कर दिया। तभी शांति भी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस बच्चे की वजह से आप सबने जमींदार पर शक किया है, उस बच्चे का पिता वह नहीं है। ये सुनकर पूरा मैदान सन्न रह गया। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि कोई और सवाल पूछ पाता, शांति चुप हो गई। उसने यह नहीं बताया कि बच्चे का असली पिता कौन है। अब लोगों के मन में और भी ज्यादा सवाल पैदा हो गए। अगर बच्चा जमींदार का नहीं था तो फिर इतने महीनों से चल रहा ये रहस्य क्या था? हवेली में आखिर होता क्या था और महिलाएं इतनी बड़ी बात छिपा क्यों रही थीं? तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी खड़े हुए और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बहुत हो चुका। कल सुबह पूरा गांव हवेली आएगा। अगर जमींदार निर्दोष है तो वह खुद हमें सच दिखाएगा, और अगर उसने मना किया तो हम अपनी आंखों से सब देखेंगे। पूरा गांव उसकी बात से सहमत हो गया। तभी पहली बार जमींदार अपनी जगह से उठा। उसने चारों तरफ देखा और तुरंत शांत आवाज में कहा, ठीक है, कल सुबह सब लोग हवेली आ जाना। मैं खुद तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। उसकी बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। महीनों से जिस रहस्य ने पूरे गांव को बांध रखा था, अब उसका सच सामने आने वाला था। लेकिन उस समय हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले दिन जो सच्चाई सामने आएगी वह हमारे हर शक, हर आरोप और हर डर को पूरी तरह बदल कर रख देगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा गांव हवेली के बाहर जमा हो गया था। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता, गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। महीनों से जो रहस्य पूरे गांव को परेशान कर रहा था, आज उसका अंत होने वाला था। मैं भी मोहन के साथ भीड़ में खड़ी थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर हवेली के अंदर ऐसा क्या चल रहा था जिसे इतने समय से छिपाया जा रहा था। कुछ देर बाद हवेली का विशाल दरवाजा खुला और जमींदार रघुवीर सिंह बाहर आया। उसके पीछे कमला, सरोज और हवेली जाने वाली कई दूसरी महिलाएं खड़ी थी। उनके चेहरों पर डर नहीं था। यह देखकर कई लोग हैरान थे। बिना कुछ कहे जमींदार ने सबको अंदर आने का इशारा किया। पहली बार पूरे गांव को हवेली के उन हिस्सों में जाने की अनुमति मिली जहां पहले किसी बाहरी आदमी को जाने नहीं दिया जाता था।
हम सब उसके पीछे पीछे चलते हुए उसी पुराने हिस्से में पहुँचे जहाँ मैं कुछ दिन पहले चोरी छिपे गई थी। लेकिन इस बार सारे कमरे खुले हुए थे। जैसे ही लोग अंदर पहुँचे सबकी आंखें फैल गईं। एक कमरे में दर्जनों सिलाई मशीनें रखी थी, दूसरे कमरे में किताबें, कॉपियां और ब्लैक बोर्ड थे, तीसरे कमरे में महिलाओं द्वारा बनाए गए कपड़े, अचार, पापड़ और दूसरे सामान रखे हुए थे। हर कमरे में ऐसा काम चल रहा था जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह वह दृश्य नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। फिर जमींदार सबको एक बड़े हॉल में ले गया। वहां दीवारों पर कई फाइलें टंगी हुई थी। हर फाइल पर किसी न किसी परिवार का नाम लिखा था। उसने एक फाइल उठाई और कहा, ये उन परिवारों का हिसाब है जिनका कर्ज धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उसने वह सच बताया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने कहा कि कई साल पहले उसकी पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले उसका सपना था कि गांव की महिलाएं पढ़ें, कोई हुनर सीखें और अपने पैरों पर खड़ी हों। लेकिन उस समय गांव के ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नियों को घर से बाहर जाकर सीखने या काम करने की इजाजत नहीं देते थे। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने कर्ज माफ करने के बदले महिलाओं को हवेली बुलाना शुरू किया। वहाँ उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, सिलाई सिखाई जाती थी, हिसाब किताब समझाया जाता था और छोटे व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पूरा गांव स्तब्ध होकर उसकी बातें सुन रहा था। तभी किसी ने पूछा, लेकिन इतनी गोपनीयता क्यों रखी गई? इस बार कमला आगे आई और बोली, क्योंकि अगर शुरुआत में सबको सच बता दिया जाता तो आधे लोग अपनी पत्नियों को आने ही नहीं देते। हमें कहा गया था कि जब तक हम पूरी तरह तैयार न हो जाएं, तब तक यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, शांति की गर्भावस्था। पूरे हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। तभी शांति आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जिस बच्चे की वजह से आप सबने जमींदार पर शक किया, उस बच्चे का पिता रघुवीर सिंह नहीं है। फिर उसने बताया कि उसका एक पुराना प्रेमी था जिससे वह अपने पति के शहर जाने के बाद चोरी छिपे मिलती रही थी। जब वह गर्भवती हुई तो डर के कारण उसने सच्चाई किसी को नहीं बताई। उसकी चुप्पी ने पूरे गांव को गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद वह आदमी भी सामने आ गया और उसने सबके सामने सच स्वीकार कर लिया। अब लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक सवाल अभी भी था, सरोज के गायब होने का। तब सरोज मुस्कुराई और बोली, मैं गायब नहीं हुई थी। मुझे पास के शहर भेजा गया था जहां मुझे कारोबार और समूह प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुझे महिलाओं के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जानी थी, लेकिन योजना गोपनीय थी, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। पुरानी चिट्ठी का मतलब भी साफ हो गया था। उसमें महिलाओं को चुप रखने की बात किसी अपराध को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि योजना को समय से पहले उजागर होने से बचाने के लिए लिखी गई थी। वह बूढ़ा नौकर भी किसी रहस्य की वजह से नहीं गया था, बल्कि महिलाओं के काम के लिए मशीनें और सामान खरीदने दूसरे शहर भेजा गया था। पूरा गांव स्तब्ध खड़ा था। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा आरोप लगाए थे वे सिर झुकाए खड़े थे। कई लोगों की आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। तब जमींदार ने शांत स्वर में कहा, जब लोगों के मन में डर और अधूरी जानकारी होती है तो वे हर परछाई में खतरा देखने लगते हैं। उसकी बात सुनकर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद कई लोग उसके पास गए और उससे माफी मांगी, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया। अगले कुछ महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। महिलाओं ने अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए। कई परिवारों का कर्ज खत्म हो गया। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और जिस हवेली को कभी लोग रहस्य, डर और बुराई का अड्डा समझते थे, वही हवेली बाद में पूरे इलाके में महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। उस दिन मुझे समझ आया कि कई बार सबसे खतरनाक चीज सच नहीं होती, बल्कि वह कहानी होती है जो लोग अधूरी बातों के आधार पर अपने मन में बना लेते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।